अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शख्सियतों को, मुख्तलिफ शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को स्टूडियो में मदऊ करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। ताहाल हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ ये कि वकला और डॉक्टर्स और एकेडमिशियंस को पेश किया है, बल्कि माहिरीन तालीम ने तलबा और औलिया तलबा की रहनुमाई भी की है। इलाहाबादी जहाँ तक सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक़ है और मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है, हमने प्रोफेसर मसूद अहमद को कई मरतबा हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है, बल्कि हर माह जो पहला इतवार होता है हमने उनके लिए ख़ास कर मुख्तस कर रखा है ताकि नाज़रीन उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वहाँ के ग्रुप डायरेक्टर हैं। इलाहाबादी कई साल यानी 20 साल से ज़ायद का अरसा ऐसा है जो उनके तजुर्बे का निचोड़ है। आइए हम उनसे आज बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम लाइव डेस्क में। नाज़रीन, आज का जो हमने उन्वान दिया है वो उन्वान है व्हाट आफ्टर एसएससी और इंटरमीडिएट, यानी एसएससी के बाद या फिर इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहिए, तलबा को कौन सा कोर्स जो है मुंतखब करना चाहिए। इस सिलसिले में जो है आज रहनुमाई की जाएगी। हम तलबा और औलिया तलबा से ये गुजारिश करेंगे कि वो स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के ज़रिए कॉल करते हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में आप न सिर्फ ये कि जानकारी हासिल कर सकते हैं, बल्कि कोई ऐसी रहनुमाई है जो आप चाहते हैं तो रास्त तौर पर अपना सवाल कर सकते हैं और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद उसका जो है आपको रास्त तौर पर जवाब भी देंगे। तो साहब, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का आगाज़ है, हम ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आपके जो तजुर्बे का निचोड़ है, आपका जो तजुर्बा है वो काफ़ी वसी रहा है और ख़ासकर कैरियर गाइडेंस की जो फील्ड है ये आपके लिए नई नहीं है, बल्कि कई सालों से जो है आप इसमें सरगर्म। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने ज़िक्र किया है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड कई फैकल्टी से रहा। 10वीं जमात के बाद जो मेरा एजुकेशनल करियर स्टार्ट हुआ है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से स्टार्ट हुआ है, जो CEC से शुरू हुआ है। इंटरमीडिएट में जो ऑप्शन था CEC, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। 2 साल इंटरमीडिएट कोर्स के बाद मुझे मौका मिला था बीकॉम करने का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिकंदराबाद से, जो हम PG कॉलेज सिकंदराबाद कहते हैं। तो बीकॉम करने के बाद शौक़ था MBA करने का, तो MBA सिस्टम्स और फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से MBA कंप्लीट हुआ। उसके बाद बहैसियत लेक्चरर दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 91 में तखर्रुर हुआ। 92 में एज ए वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन मिला है। उसके बाद 1993 में 93 में बहैसियत प्रिंसिपल वहाँ पर कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 साल बहैसियत प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट काम करने के बाद एज ए ग्रुप डायरेक्टर विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक तालीम का मामला है, मैंने ज़िक्र किया है, इंटरमीडिएट में CEC के बाद, बीकॉम के बाद MBA फाइनेंस और सिस्टम शिवाजी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद मौका मिला था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MCOM करने का, मास्टर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही MA इकोनॉमिक्स करने का मौका मिला। उसके बाद मेरा अपना सोचना था, चाहे सर्विस या प्रोफेशन या हमारे घरेलू ताल्लुक़ात जो लोगों से होते हैं, तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का ज़्यादा ताल्लुक़ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल हमें पैदा होते हैं, हमारी जो शख्सी ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी है या पेशेवाराना ज़िंदगी है और हमारी जो समाजी ज़िंदगी है,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की बुनियाद पे होते हैं। तो उस वजह से ये अहमियत को जानते हुए मुझे मौका मिला था कि एमएससी साइकोलॉजी करने का यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। उसके बाद रिसर्च का मामला रहा, एमफिल वो मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी से, वो हेल्थ केयर सेक्टर में, और पीएचडी का रिसर्च का काम चल रहा है वो आंध्र यूनिवर्सिटी से, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में चल रहा है। तो बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ रहा, एजुकेशनल ताल्लुक़, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से रहा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रहा, फैकल्टी ऑफ साइंसेस से रहा और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट से रहा। तो अल्लाह के फजल से 4-5 फैकल्टीज़ में काम करने का, पढ़ने का मौका मिला है। तो ये बैकग्राउंड रहा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। हम आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम की पेशकशी में हमें ताउन दिया है शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश का प्रीमियर मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें कई कोर्सेज जैसे पीजीडीएम, बीबीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक इस प्रोग्राम के उन्वान का ताल्लुक़ है, हमने दिया है व्हाट आफ्टर एसएससी और इंटरमीडिएट, यानी ये दो जो मरहले होते हैं किसी भी तालिब इल्म के तालीमी दौर के अहम मरहले होते हैं, जहाँ पर उसे ये सोचना होता है कि वो आगे क्या करेगा या फिर वो आगे क्या करना चाहेगा, मुस्तक़बिल को कैसे संवारेगा। तो आमतौर पर ये देखने में आया है कि इन मरहलों में जो है तलबा और तालिबात काफ़ी उलझन का शिकार रहते हैं कि हम कौन सा कोर्स जो है मुंतखब करें ताकि हमारे मुस्तक़बिल में वो काम में आ सके। तो ऐसी ही अगर कोई उलझन आपके पास है तो हम औलिया तलबा से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमें रास्त तौर पर स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करते हुए जो है अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए कि ख़ासकर इंटरमीडिएट के बाद जो है अभी कुछ ऐसे नए कोर्सेस हैं जो मुतारिफ़ करवाए गए हैं, उनके बारे में ज़रा आप थोड़ी रहनुमाई करें हमारे तलबा की तो अच्छा रहेगा। आमतौर पर देखा ये गया है कि इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट बीपीसी करते हैं वो मेडिसिन को जाते हैं, बीपीसी करते हैं आमतौर पे वो इंजीनियरिंग वर्क जाते हैं, और सीईसी, एमएससी, कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए जाते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि ग्रेजुएशन में भी कुछ नए कोर्सेस हैं जिनका डिमांड तकरीबन 1-2-3 साल से बढ़ रहा है जी। उसमें कोर्सेस है बीकॉम ऑनर्स एक है जी, जो बीकॉम का जो कोर्स होता है उसका एक एडवांस वर्जन है बीकॉम ऑनर्स जी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जी, वो जिसे हम एमबीए कहते हैं जी, तो उसका भी एक बैचलर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसको हम बीबीए कहते हैं जी, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मास्टर में है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसी तरीके से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से कई एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसमें से जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ भी ये बीबीए का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ये बीबीए के कोर्स में एडवांटेज ये है कि इससे पहले जो भी स्टूडेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे थे उनको मास्टर्स प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ रही थी जी। जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी या बीई के बाद लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे मैनेजमेंट में, वो एमबीए कोर्स है जी। मगर अब इंटरमीडिएट के बाद भी आप मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, वो है बीबीए। और बीबीए में भी 2 तरीके हैं। एक बीबीए है जो 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद आप नौकरी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बीबीए के बाद अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं एमबीए, तो यही जो बीबीए का कोर्स है ये 5 साल कोर्स भी है जिसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, बीबीए प्लस एमबीए जी। तो पहले 3 साल कर दे रहे हैं तो आपको बीबीए की डिग्री मिलेगी जी। अगर आप 4था और 5वां साल अगर आप कंप्लीट अगर कर रहे हैं तो बीबीए के साथ आपको एमबीए की भी डिग्री मिल रही है जी। तो ये नया कोर्स है।
जैसे मैंने कहा बीकॉम ऑनर्स का भी जो मामला है, जो कॉमर्स में जो एडवांस कोर्स है, जैसे कि बीकॉम में हम ये देखते हैं कि आमतौर पे कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के होते हैं और अकाउंट्स वगैरह के होते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का दखल बिल्कुल कम होता है और या नहीं होता है। तो बीकॉम ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो इस वजह से कि थोड़े जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं या इंटरमीडिएट के बाद करते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेस में जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, और आईसीडब्ल्यू है जिसको हम कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कहते हैं, और सीएस कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्सेस में स्टूडेंट का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव में होना ज़रूरी है। तो जब कोई लड़का या लड़की बीए, बीकॉम, बीएससी जो कन्वेंशनल कोर्स है वो कर अगर आते हैं तो देखा ये जाता है कि इनको क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स में कुछ मुश्किलात वो आते हैं। तो इन मुश्किलात से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो तजवीज़ यही है कि आप बीकॉम ऑनर्स अगर बीबीए अगर आप करें तो वहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या कॉलर हमारे साथ हैं, हम देखेंगे कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी कम। मसूद साहब के अभी इंटरव्यू सुन के जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी कम। अभी जनाब मसूद साहब माहिर तालीम से अभी जो गुफ्तगू हुई है जी, उनकी मालूमात से बड़ा हुआ। अभी हमने जो तो कई जनों को एसएमएस भी किया कि बराए करम आप जो तो रूबी टीवी के आने वाला प्रोग्राम चेक करिए और देखिए। जी शुक्रिया। माहिर तालीम इस वक्त रूबी टीवी पे तशरीफ फरमा है। जी मेरा सवाल ये है कि मसूद साहब क्या आप जो तो इंटर और एसएससी के बच्चों के लिए कोई अपनी तरफ से या कोई ऐसी तंजीम है जो उनको ये समर के मौसम में उनको जो तो कोई क्लासेस, फ्री एजुकेशन क्लासेस ऐसे मुहैया कर रहे हैं क्या, या उनका कोई मुकाम बताइए ताकि हम कुछ जो नौजवान जो इस वक्त एसएससी के बाद जो तो उनके फ्यूचर में कुछ करने के ख्याल रखते हैं तो वो आपकी रहबरी में उनको फायदा पहुंचाने के लिए कोई मशवरा आप दीजिए। और मैं आपका आसिफ साहब का भी मशकूर हूँ कि इस मौके पे बहुत अच्छी शख्सियत को आपने जो है मदू किया, और तालीम ही आज के ज़माने में सबसे बड़ी अहम मसला है। और नौजवान जो बिखरता है तो एसएससी के बाद बिगड़ता है, या अगर बढ़ता है तो एसएससी के बाद ही बढ़ता है। मसूद साहब की ये सब तफसील तो सुनने के बाद मुझे मौका मिला। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी बात कर रहा हूँ जी, दारुशफा से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जाफरी साहब कॉल करने के लिए, शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर हैं साहब, ये हर प्रोग्राम हमारा पाबंदी से देखते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ फ्री वोकेशनल कोर्सेस या फिर एसएससी के बाद जो कोर्सेस है उसके लिए आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं? मैं पहले हामिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हामिद हुसैन जाफरी साहब का जी। और मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि मेरे ताल्लुक से वो जो राय रख रहे हैं माहिर तालीम जो माहिर तालीम का जो मामला होता है वो बहुत बड़ा मामला होता है। और हम जो एकेडमिक्स में होते हैं प्रोफेसर्स, उसमें एजुकेशन में कहावत है कि जो सब में बड़ा प्रोफेसर होता है वो सब में बड़ा स्टूडेंट भी होता है। तो हम जैसे लोगों को अभी बहुत कुछ सीखने का अभी ज़रूरी है। मैंने समझता हूँ कि हम अपने आप को ऐसे माहिर तालीम हम बोलना मुनासिब रहेगा। और बहुत से लोग हैं एजुकेशन में जो अपनी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, तो जहाँ तक फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम के ताल्लुक से और हमारे ताल्लुक से जो बात किए हैं। तो मगर जो जाफरी साहब ने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आम तौर पे देखा ये जाता है कि 10वीं जमात में जब स्टूडेंट जाता है उम्र होती है 15 साल जी। जब हम खुद 10वीं जमात में थे तो मैं सोचता हूँ कि 15 साल की उम्र एक ऐसी होती है जहाँ आम तौर पे 15 साल का जो स्टूडेंट होता है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो आम तौर पे 15 साल की उम्र में इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है, जो ज़्यादा दबाव होता है, वो पेरेंट्स का होता है, टीचर्स का होता है, दोस्त अहबाब का होता है जी। तो और देखा ये गया है कि 15 साल की जब स्टूडेंट की उम्र होती है
उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ शौक होता है, रुझान होता है और कुछ फोकस होता है जी। देखा ये गया है कि वालिदैन के दबाव की वजह से, टीचर्स की दबाव की वजह से या दोस्त अहबाब की दबाव की वजह से कि स्टूडेंट कुछ चाह रहा है मगर उसको कोई अलग कोर्स में हम एडमिशन दिला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। ये एक बात है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात की कि तालीम का भी एक निज़ाम है कि साल के 12 महीने हम नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो समर में जो छुट्टियां होती हैं आमतौर पे 45 दिन और 2 महीने के जो छुट्टियां होते हैं आमतौर पे स्कूल्स कॉलेजेस को हॉलीडेज होते हैं। पर पिछले चंद साल से एक अच्छा निज़ाम चल रहा है इस 45 दिन और 60 दिन के छुट्टियों में भी कि स्टूडेंट्स कुछ पढ़ें और कुछ सीखें। मैं समझता हूँ कि अगर 45-60 दिन की अगर छुट्टियाँ हैं तो उसमें से अगर हम एक 15-20 दिन या 1 महीना हम कुछ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें, अगर कुछ सीखना और कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने जाफरी साहब ने एक सवाल किया कि ऐसे कुछ तंजीमें हैं या ऐसे कुछ इदारे हैं जहाँ पर कोचिंग दी जाती है। बिल्कुल सही है। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में कई NGOs है और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जैसे कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ क्रैश कोर्स चल रहे हैं मेडिसिन और इंजीनियरिंग के ताल्लुक से। जी। जो वेल नोन एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं हैदराबाद में वो लोग भी काम कर रहे हैं, कोई अखबारात भी काम कर रहे हैं और जो वेल नोन स्कूल्स वगैरह हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है ये, इसको कहा जाता है समर कैंप। तो समर कैंप में कुछ वक्फा होता है 15 दिन या 1 महीने का, जहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जिससे आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो ग्रूम हो सके। जैसे अब देखा गया है कि जो अदर देन इंग्लिश मीडियम के जो लड़के होते हैं, लड़के लड़कियाँ जो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम वगैरह से जो ताल्लुक़ होता है, सब में बड़ा मसला होता है इंग्लिश का है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह या सॉफ्ट स्किल्स वगैरह। इस ताल्लुक़ से भी कुछ इदारे काम कर रहे हैं हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से भी अक़लियतों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। उर्दू अखबारात है, अंग्रेज़ी अखबारात में वो जो प्रोग्राम है उसके डिटेल्स आ रहे हैं और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है या वक्फ बोर्ड की जानिब से भी इस तरीके के प्रोग्राम्स को वो भी फंडिंग कर रहे हैं। तो NGOs इसके पीछे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समर का जो मामला है, चाहे आप 10th क्लास हो या इंटरमीडिएट हो, मैं समझता हूँ कि 15 दिन से 1 महीने तक ये स्टूडेंट टाइम देना चाहिए। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है और ये कंप्यूटर अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं, तो इस पे हम टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद आप जो भी कोर्स ले रहे हैं समर के बाद, उसमें आपको इन कोर्सेज से आपको सहूलत मिलेगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज हमने जो उन्वान दिया है वो जो है SSC और इंटरमीडिएट के बाद क्या करें, ख़ासकर तलबा और औलिया तलबा की रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन दिया है शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रीमियर मैनेजमेंट कॉलेज है और इलाहाबादी BBA, BCom, PGDM के अलावा BSc ऑनर्स वगैरह भी ये ऑफ़र करता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम फिर लौटते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दोबारा हाजिर हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। जैसा कि हमारी गुफ्तगू जारी थी, प्रोफेसर मसूद अहमद हमारे साथ हैं जो तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं, ख़ासकर दो मरहलों के बाद, जो कि एक तो है एसएससी जिसके बाद तलबा काफ़ी परेशान रहते हैं, और दूसरा है इंटरमीडिएट जिसके बाद जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी रहते हैं, अलावाजी नॉर्मल जो बीकॉम बीएससी बीए वगैरह जो कोर्सेज़ हैं, इसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन है तो आप फ़ोन उठाइए और हमें कॉल करिए। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है और रास्त तौर पर आप प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, जहाँ तक इंटरमीडिएट के बाद ये देखा गया है कि कई तलबा और तालिबात इंटरमीडिएट में जो है साइंस ग्रुप लेते हैं, बाईपीसी या फिर यूँ कहिए कि बीपीसी जो ग्रुप लेते हैं, उनका एम ये होता है कि जो है मेडिसिन किया जाए, एमबीबीएस में दाखिला लिया जाए, लेकिन कई ऐसी नागुज़ीर वजूहात होती हैं जैसा कि एमसेट में रैंक न लाना, फिर डोनेशन का नहीं दे सकना, या कई ऐसे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे तलबा और तालिबात की आप किस तरह से रहनुमाई करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि नाजरीन, ये आज के प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बात कर रहे हैं हम लोग, और देखा भी ये गया है कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं इंटरमीडिएट में, तो दो तीन कैटेगरी ग्रुप्स हैं जो वेल नॉन हैं। एक तो वो है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड में जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में सीईसी और एमईसी है, तो ये लड़के लड़कियां तो बीकॉम ऑनर्स, बीबीए वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेस की फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा ग्रुप है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का है, कि आम तौर पे ये जो लड़कियां होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, तो पहला तो एम इंजीनियरिंग का, चाहे वो आईआईटी होने दीजिए या एनआईटी या कन्वेंशनल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और अगर नहीं लिए तो जो कन्वेंशनल बीएससी प्रोग्राम जो होता है मैथमेटिक्स पे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस वगैरह, उसमें ज्वाइन होते हैं। मैं देखा ये गया है कि जो बीपीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बीपीसी, वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो आम तौर पे मेडिसिन पे होता है कि हम एमबीबीएस में एडमिशन लें। अब देखिए, जहाँ तक एमबीबीएस का ताल्लुक़ है, वो कॉलेजेस बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, और ये जो कॉलेजेस होते हैं ये अफिलिएटेड टू अप्रूव्ड वे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है एचआरडी मिनिस्ट्री में, वो कॉलेजेस के परमिशन देती है। तो कॉलेजेस की जो तादाद है वो बिल्कुल ही कम होती है, और मेडिसिन में एक आम मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का जो निज़ाम होता है, जो इनटेक होता है, वो 100 सीट्स होते हैं। 100 सीट्स, 100 से कहीं 150 सीट होते हैं। तो साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी खलल-अंदाज़ी के लिए माफ़ी चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कौन सा और कहाँ से? जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मकबूल अहमद है, मैं याकूतपुरे से बात कर रहा हूँ। मैं जी मकबूल साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है एसएससी का लास्ट ईयर एग्जाम दिया जी, हिंदी में जो है फेल हो गया उन्हें। जी उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। अभी फेल हुआ उन्हें, जी जी ये खुद हिंदी में फेल हुआ। जी, सब कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी 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 हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी बात करते हैं, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया मकबूल साहब। हाँ, तो बात ये है कि समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट इनका क्लियर हो जाएगा। जैसे 10th क्लास का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए किसी वजह से 10वीं जमात में आप फेल हो गए या आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और वालिदैन को इस चीज़ के मालूमात नहीं है कि 10वीं जमात में फेल होने की वजह से यहाँ पर स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है। जी, ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से
ख़ास तौर से जो इंटरमीडिएट का कोर्स होता है, जो डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से कई कोर्सेस हैं जिसमें 10वीं जमात में पास होना ज़रूरी नहीं है। हम उसको कहते हैं वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल इंटरमीडिएट भी है और वोकेशनल कोर्सेज भी है, जहां पर स्टूडेंट 10वीं जमात में फेल होता है, उसके बावजूद भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से आप कोर्सेज कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप जब इंटरमीडिएट करेंगे तो आपको 2 साल का टाइम लगेगा। जब वोकेशनल कोर्स करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से, तो आप कोर्स 2 साल का भी कर सकते हैं, आप 1 साल का भी कर सकते हैं और आप 6 महीने का भी कर सकते हैं। और वोकेशनल कोर्सेस में ख़ास बात यह है कि थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल कोर्स भी होते हैं, और ये कोर्स करने के बाद चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़, और अगर आप नहीं चाह रहे तो आप क्या है नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि डिपेंड होता है कि स्टूडेंट क्या करना चाहता है। जहाँ तक मेडिकल का ताल्लुक था, आप बुरी तरह से कंटिन्यू करें तो जी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बीपीसी के जो लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पर मेडिसिन के लिए तैयार होते हैं। सोचना ये होता है कि जब एमबीबीएस में सीट मिली तो ठीक है, वरना क्या है, अब जो बीपीसी पढ़ी है ये आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। जरूर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं और एक कॉलर इनसे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं हुसैन से ख्वाजा मुइनुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? साहब बोलिए। हुसैन से बोल रहा हूँ मैं। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं हुसैन से बात कर रहा हूँ भाई। जी अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन से बात कर रहा हूँ। जी अच्छा पूछिए, सवाल पूछिए आप। ये अपोज का जो है, जो कैप्चर है 10 क्लास की अपोज जो निकाले जी, 10 क्लास रेगुलर फेलोज वाले भी अपोज में दे सकते क्या? अच्छा, एपीएस का क्वेश्चन है, एपी ऑनलाइन का। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी साहब, एपी ऑनलाइन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मैंने जिक्र किया है कि ओपन स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट की जानिब से, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या है अवेल कर रहे हैं फैसिलिटी। जो भी स्टूडेंट डिसकंटिन्यू कर चुके हैं किसी वजह से, या कोई माशी मसाइल है या मालूमात की कमी है या सहूलतें नहीं थे, उस वजह से ये रेगुलर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करे हैं, ये जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से जो 10वीं जमात होती है, वैसे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ओपन स्कूल से 10वीं जमात का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 10वीं में फेल हैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि वो वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं आप जी। और तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आप 10वीं भी नहीं पढ़े, आप 7वीं भी नहीं पढ़े, आप दूसरी तीसरी तक भी नहीं पढ़े, आप मान लीजिए कि आप स्कूल को नहीं गए, उसके बावजूद भी अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो हिंदुस्तान में हैदराबाद में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर अगर बगैर 10वीं जमात के, बगैर 7वीं जमात के, बगैर फार्मल तालीम के भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको कुछ लिखना पढ़ना आना चाहिए। चाहे तेलुगु मीडियम होने दीजिए, आपका जो लिखने पढ़ने का मामला तेलुगु में होने दीजिए या उर्दू में होने दीजिए, इंग्लिश में होने दीजिए। ऐसी सूरत में भी आप क्या है डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ उम्र की कुछ क़ैद है कि एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आपको 18 साल या 20 साल की उम्र होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस लिखिए आप, उसके बाद डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, जो लोग स्कूल कॉलेजेस नहीं गए हैं उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ कई सौ कोर्सेस हैं जहाँ पर क्या है मालूम आप सीख सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो कोर्सेस हैं ये फ्री कोर्सेस है, इसकी जो फीस है ये गवर्नमेंट देती है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल पे जाइए, जाके टाइप कीजिए स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें कई कोर्सेस आएंगे, ऐसे कोर्सेस आएंगे जिसके बारे में आप सोचे नहीं और कभी सुने नहीं। वो कोर्सेस हैं जिसके बारे में क्या है मालूम, आपको मालूम होना चाहिए कि जिसकी फीस है ये गवर्नमेंट देती है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कहाँ से?
हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मैं आपके विषय जाहिद साहब बात कर रहा हूँ जी जी बाजार से। जी बोलिए मेरी जरा। बच्ची सर, मधु साहब से सवाल है सर। जी बोलिए जरा। बच्ची बीफार्मेसी कर रही है, जी जी सेकेंड ईयर में है। जी जी कुछ आगे चल के उसका स्कोप है सर, क्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। देखिए, बी फार्मेसी कोर्स हम जब बात कर रहे थे बीपीसी की, जी, जी। बीपीसी की बात कर रहे जी थे। बीपीसी क्या है? जब आप मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला तो कई अल्टरनेटिव्स आपको मेडिकल में ही है, जी उसको हम कहते हैं अलाइड एरियाज। जी तो उसके जो रिलेटेड एरिया है मेडिकल के, उसमें ये भी है, बीडीएस है, जी बीएचएमएस है, जी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन है, जी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा है, जी। और बी फार्मेसी भी है, जी और एक कोर्स है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। ये पूरे कोर्सेस कर सकते हैं। तो जो लोग भी बीपीसी में एडमिशन लिए हैं, किसी वजह से रैंक अगर नहीं आया मेडिसिन में, तो हम ये पूरे कोर्सेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो बी फार्मेसी का जो मामला है, ठीक है, बी फार्मेसी का जो मामला है, ये फार्मास्यूटिकल से, जी। दवाओं से ताल्लुक़ रखता है। जी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इसका डिमांड है। बी फार्मेसी के बाद ये एम.फार्म भी कर सकते हैं, और बी फार्मेसी का एक मैनेजमेंट कोर्स भी निकला है, जी जिसको हम कहते हैं एमबीए फार्मा मैनेजमेंट। जी जी एमबीए फार्मा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप बी फार्मेसी करेंगे, उसके बाद एम.फार्म के अलावा आपको अपॉर्चुनिटी है एमबीए फार्मा। जी जी तो ये जो फार्मा का जो मामला है, फार्मेसी का जो मामला है, उसमें आप मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हैं। जी जी तो आपका एक स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप जब नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगे। जी। बी फार्मेसी का डिमांड है, डिप्लोमा कोर्सेस है, बैचलर्स डिग्री है और मास्टर्स डिग्री भी है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी रहनुमाई की आपने, खासकर बी फार्मेसी सेकेंड ईयर की तालिबा के लिए, कि जो है इसके बाद कई मौक़े मुयस्सर हैं। लवाजी MBA फार्मा जो नई ब्रांच है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की पेशकशी में हमें ताउन दिया है शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैदराबाद ने, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रीमियर मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें PGDM BBA BCom के अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज जो है ऑफ़र किए जाते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम फिर लौटते हैं। अस्सलाम वालेकुम।